गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 9th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दियों के बारे में, इसमें समय के बारे में बात करेंगे। उस समय शासक और इतिवृत्त के बारे में हम बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था, क्योंकि इस काल से पहले क्या है, राजवंशीय इतिहास लिखे नहीं जाते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। मुगल का राजाओं के दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठी की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को क्रोनिकल्स नाम दिया। क्या दिया? क्रोनिकल्स, जिसको इतिहास या इतिवृत्त कहा जाता है। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवर्त कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते थे। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत था। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्रित और वर्गीकृत किया गया था। दूसरी ओर क्या था कि इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। उन आशयों को भी इसमें बताना जरूरी था कि जो मुगल शासक हैं वो अपने राज्य में ये काम करना चाहते थे, ये शासन इस प्रकार से चलाना चाहते थे, ये कानून बनाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें भी उनमें निहित करनी जरूरी थी। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने आयाम को कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालेगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। मुगल मंगोल से। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, मुगल साम्राज्य, क्योंकि बहुत ही भव्य शाही राजवंश रहा है। लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा, क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लिखित किया था। किसने किया था? पहला जो मुगल शासक था बाबर, वो अपने मातृपक्ष के तरफ से चंगेज खान का संबंधी था और इसलिए वो तुर्की बोलता था, लेकिन मंगोलों का वो उपहास करता था और बर्बर गिरोह के रूप में उनको समझता था। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय ने परिवारों की शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से ही शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि रिटायर्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इस से ही व्युत्पन्न हुआ है। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई है। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। क्या है कि जो साम्राज्य का संस्थापक था जहीरुद्दीन बाबर, उसने मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया और उसने सबसे पहले क्या किया, स्वयं को काबुल में स्थापित कर लिया और 1526 में जो उसके दल के सदस्य थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्षेत्र था और संसाधन था उनकी खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की तरफ निकला। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूर से पराजित हो गया।
जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। 1555 में हुमायूं ने सुरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते थे। जो जलालुद्दीन का टाइम रहा है वो 1556 से 1605 तक रहा है, और जो मुगल बादशाह थे उनमें उनको सबसे महान माना जाता है जलालुद्दीन अकबर को, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। जलालुद्दीन अकबर को क्या माना जाता है? सबसे महान शासक माना जाता है। उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। वो दूसरे धर्मों को भी इतना ही सम्मान देता था जितना अपने धर्म को सम्मान देता था। उनकी जो अपने धर्म की जितनी आस्था थी उनकी उतनी ही दूसरे धर्मों में भी आस्था थी। जहाँ भी जिस धर्म में भी उनको अच्छी बात लगती वो अपना लेते थे। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ, और उसने ईरान के सफावी और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगा रखी थी। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 और शाहजहां का रहा है 1628 से 58 तक, और 1658 से 1707 तक रहा है औरंगजेब का। तो ये टाइम पीरियड के अनुसार आप इनके नाम याद कर सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी थे उनके। कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके अधीन अक्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, तथापि इसकी गति काफी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखने और उनको मजबूत करने, सुदृढ़ करने की कोशिश की। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे और साथ ही श्रेणियाँ, हैसियतें परिभाषित की जाती थी कि किसको किस स्थान का पद मिला है, क्योंकि पद के अनुसार ही अधिकारी की हैसियत मानी जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति कम होने लगी। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे अनेक जो राजधानी नगर थे उनका नियंत्रण उससे एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह अक्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इतिवृत्तों की रचना। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। साथ साथ हम लेसन कंप्लीट होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।